बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को, फोर्टेस्क्यू थ्योरम को। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को हम सिमेट्रिकल क्यों कहते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जे नोटेशन से, जे ऑपरेटर से। जे ऑपरेटर आपने प्रीवियस बुक्स में स्टडी किया हुआ है कि जे ऑपरेटर की अगर हम डेफिनेशन करें मैथमेटिकली तो इसको हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं 1, इसकी मैग्नीट्यूड 1 और इसका एंगल 90 डिग्री, 1 एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब इस जे ऑपरेटर का मतलब ये है, ये आपने पढ़ा था कि जब हम किसी एक वेक्टर को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उस वेक्टर को 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है और उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि व्हेन मल्टीप्लाई जे विद अदर वेक्टर it is not alter the magnitude, it only rotate vector by 90 degree in anti-clockwise direction। तो सिमिलर जिस तरह हमने जे नोटेशन को देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ अब अगर इसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये उस वेक्टर को 90 डिग्री पे शिफ्ट कर देता है। मीन्स कि अगर एक वेक्टर ये हमारे पास है, ए वेक्टर है और इस वेक्टर को हम जे ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करें तो यही वेक्टर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर। तो ये है हमारा जे ऑपरेटर का वर्क। सिमिलर आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ा ऑपरेटर। अल्फ़ा ऑपरेटर की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 एट 120 डिग्री, कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 और इसका जो एंगल है वो है 120 डिग्री। तो सिमिलर इसको भी इस तरह से हम कहेंगे कि जब हम किसी एक वेक्टर को अल्फ़ा के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फ़ा उस वेक्टर को 120 डिग्री पर शिफ्ट कर देगा। मीन्स कि ये इस तरह से 90 डिग्री बन रहा है जे ऑपरेटर, और अगर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं आप इसी वेक्टर को तो ये यहाँ पर मीन्स के 120 डिग्री। तो जिस तरह के यहाँ पे मैंने लिखा है इसका, तो ये 120 डिग्री उसको क्या कर देगा, शिफ्ट करा देगा अल्फ़ा ऑपरेटर। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 1 e रेज़ टू पावर j2 पाई बाई 3। अल्फ़ा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर j2 पाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू cos 120 प्लस j sin 120। ये हमने ऑलर आइडेंटिटी लिखी हुई है। जैसा कि आपने प्रीवियस बुक्स के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आप जानते हैं कि जो ऑलर आइडेंटिटी है e रेज़ टू पावर g थीटा विच इज़ इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा, यहाँ तक। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखें cos 120 डिग्री की तो कुछ -0.5 और j sin 120 की कैलकुलेटर पे हम अगर वैल्यू निकालें तो दिस इज़ द वैल्यू। और सिमिलर अगर हम अल्फ़ा का स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, मीन्स के 120 से 240 हो जाएगी और यहाँ पर 240 डिग्री होगा कॉज के साथ और साइन के साथ भी 240 डिग्री होगा। और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से हम ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम अल्फ़ा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू दिस, यहाँ पर अगर अल्फ़ा का कंजुगेट ले लें तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है नंबर है जे, इसका साइन अगर हम चेंज कर दें तो ये उसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा। तो अल्फ़ा का अगर हम कंजुगेट लें तो वो -0.5 माइनस j 0.866 होगा। और इस तरह से अगर हम ये देखें तो हम ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा कंजुगेट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। इसके बाद कुछ हमारे पास प्रूफ्स हैं कि अगर हम 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का
जो है वैल्यूज़ पुट करें तो इसका आंसर इक्वल टू 0 होगा, और अल्फ़ा क्यूब लें तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर के अगर एक वेक्टर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर उसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा से, मीन्स कि अल्फ़ा स्क्वायर से, जो वो वेक्टर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो आपको अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अल्फ़ा क्यूब होगा, और वेक्टर आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास अल्फ़ा ऑपरेटर के बाद इसमें हमने ये देखा कि वेक्टर को अगर हमने 120 डिग्री पे शिफ्ट करना हो तो इस ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ़ वेक्टर आई, करंट एक वेक्टर है जो कि हमने रिप्रेजेंट किया है ओ ए के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें बाई अल्फ़ा, तो क्या होगा कि ये देखें यहाँ पर ये वेक्टर है, इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा के साथ तो ये बन जाएगा अल्फ़ा आई, और ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ओ बी पर, ओ ए से ओ बी पर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलर अगर उसको फिर हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आई हो जाएगा, और ओ बी से वो ए ओ सी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी शिफ्टिंग के जो अल्फ़ा ऑपरेटर की शिफ्टिंग है, इससे हम अगर जो हमने प्रीवियस इक्वेशंस देखी थी, वोल्टेज 3 फेज़ वोल्टेजेस थे वी ए वी बी वी सी को, जिनको हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा था, मीन्स के वी ए इज़ इक्वल टू वी ए ज़ीरो प्लस वी ए वन प्लस वी ए टू। इसी तरह से हमने लिखा था वी बी को वी बी इज़ इक्वल टू वी बी ज़ीरो प्लस वी बी वन प्लस वी बी टू। तो अगर हम इस फेज़ बी के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को हम शिफ्ट करा लें कंपोनेंट्स ए के ऊपर, इसको हम अल्फ़ा ऑपरेटर की मदद से करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा है कि वी ए वन वी बी वन वी सी वन पॉजिटिव सीक्वेंस सेट लिया और एक नेगेटिव सीक्वेंस सेट लिया। यहाँ पर हमने इनकी शिफ्टिंग कराई कि अगर वी ए वन को हम शिफ्ट करा दें वी सी वन पर, या वी बी वन को वी ए वन पर शिफ्ट कर दें, या हम वी सी वन को वी ए वन पर शिफ्ट कर दें, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखें कि वी ए वन को अगर हम शिफ्ट कराएं वी सी वन पर तो अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। हम अल्फ़ा से वी ए वन को मल्टीप्लाई करें तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वी सी वन पर। तो वी सी वन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वी ए वन। तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि वी सी वन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वी ए वन। सिमिलरली अगर हम इस वेक्टर वी ए वन को शिफ्ट कराएं वी बी वन पर तो हमें कितना एंगल यहाँ से देखना है, 240 डिग्री। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी बी वन अल्फ़ा स्क्वायर वी ए वन। तो यहाँ से इसकी शिफ्टिंग हो सकती है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये देखें कि अगर वी बी टू को हमने वी ए टू को वी बी टू पर शिफ्ट करना है तो अल्फ़ा वी ए टू, और अगर वी सी टू पर लेके आना है तो हम लिखेंगे वी सी टू इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वी ए टू यहाँ पर। तो इसीलिए इसकी शिफ्टिंग करा के हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, वी बी इज़ इक्वल टू वी बी प्लस वी ए ज़ीरो, वी बी ज़ीरो की जगह यहाँ पर वी ए ज़ीरो प्लस वी बी वन, यहाँ से देखें विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वी ए वन। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा वी बी वन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर वी ए वन प्लस वी बी टू, यहाँ पर देखें वी बी टू को हमने लिखा अल्फ़ा वी ए वन वी ए टू, तो यहाँ पर लिखा अल्फ़ा वी ए टू। तो अब ये देखें कि ये पूरी सिमेट्रिकल इक्वेशन जो है ये आपकी कन्वर्ट हो चुकी है कहाँ पर, फेज़ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ए की फॉर्म में। तो ये हमने किस तरह से किया, अल्फ़ा ऑपरेटर से, अल्फ़ा ऑपरेटर की हेल्प से हमने यहाँ पर ये शिफ्टिंग की। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है हमारी वी सी की फेज़ सी के लिए, उस इक्वेशन को भी हमने लिखा था वी सी ज़ीरो प्लस वी सी वन प्लस वी सी टू। इसको भी हमने इस अल्फ़ा ऑपरेटर से शिफ्ट करा के हमने कहाँ पे शिफ्ट करा दिया, फेज़ ए के ऊपर, जो कि हमने लिखा वी सी इज़ इक्वल टू वी ए ज़ीरो प्लस अल्फ़ा वी ए वन प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी ए टू। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को नंबर वन दिस, और यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारी 2,
और यहाँ पर ये इक्वेशन है हमारे पास नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, वी ए वी बी वी सी विच इज़ इक्वल टू 1 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर इनटू VA0 VA1 VA2। अब ये क्या है, हमारे पास फेज़ वोल्टेजेस हैं और ये हमारे पास लेट्स सपोज इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स A का, और ये हमारे पास हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स जिसको मैंने शॉर्टकट लिखा V0 1 2 और फेज़ वोल्टेजेस को लिखा VABC और इसको हमने नाम दिया मैट्रिक्स A का। तो अगर हम इसी इक्वेशन को बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स A के इन्वर्स के साथ तो इक्वेशन हमारी ये बनेगी, और इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा A इन्वर्स मैट्रिक्स VABC मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू V0 1 2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि V0 1 2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करना हो तो हम फेज़ वोल्टेजेस को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स A के इन्वर्स के साथ। यही इक्वेशन हमारी कहलाती है एनालिसिस इक्वेशन। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। इसका जो उलट है मीन्स के ये इक्वेशन जिसके अंदर हम फेज़ वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट से, तो उसको कहते हैं सिंथेसिस। सिमेट्रिकल कंपोनेंट से अगर हम मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, फेज़ वोल्टेजेस VABC। इस इक्वेशंस को हम सिंथेसिस इक्वेशन कह सकते हैं। और जो हमारे पास सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से डिटरमिन होते हैं कि हम फेज़ वोल्टेजेस को अगर मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स A के इन्वर्स के साथ तो हमारे पास क्या डिटरमाइन होंगे, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वोल्टेज और करंट। अब इसमें मैट्रिक्स A का इन्वर्स है, तो अगर हम मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करें तो हमने प्रीवियस जो है स्टडी के अंदर ये डील किया हुआ है कि A इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट लेते हैं उस वेक्टर का और उसको फिर डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा है A इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A which is equal to 1/3 into 1 1 1 1 alpha square alpha alpha square 1 alpha square alpha। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू दिस इज़ द A कॉन्जुगेट। ये मैट्रिक्स क्या है हमारी, किसके इक्वल है, A के कॉन्जुगेट के इक्वल है, क्योंकि मैट्रिक्स A हमारी इस तरह से आ रही है। अगर इसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट लें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से रिप्लेस करना पड़ेगा और अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से रिप्लेस करना पड़ेगा। मीन्स कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स A हो, ठीक है, इसका जो A कॉन्जुगेट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A है जो कि किसके इक्वल है, 1 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर। ये है आपके पास मैट्रिक्स A। इसका अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है तो सिंपल आप क्या करें, कन्वर्ट कर दें किसको, अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से और अल्फ़ा को आप रिप्लेस कर दें अल्फ़ा स्क्वायर से, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स A का जो कॉन्जुगेट आएगा वो क्या बनेगा, 1 1 1 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा और अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर और 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये इक्वेशन बनेगी, ये मैट्रिक्स बनेगी। तो ये मैट्रिक्स जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखी हुई है 1 1 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, सिमिलर बोथ। तो ये कॉन्जुगेट के इक्वल भी हम लिख सकते हैं।
अब उसके बाद जो हमने शुरू में कहा था कि हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को सिमेट्रिकल क्यों कहते हैं, तो उसी चीज़ के प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हम ये देखें कि मैट्रिक्स ए हो जो कि आपको ये नज़र आ रही है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या आएगा, वो भी यही मैट्रिक्स आएगी। मीन्स कि आप रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें और या कॉलम्स को रोज़ में लेके आएँ। ये देखें, ये आपकी एक रो है, फिर इस तरह से ये दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो, ये मैट्रिक्स ए है। इस रोज़ को आप कॉलम्स की फॉर्म में लिखें जो कि ए टी कहलाएगा ट्रांसपोज, जो कि किसके इक्वल होगा, इसको हम क्या कर दें, कॉलम बना दें। फिर इस रो को यहाँ पर कॉलम बना दें 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इस थर्ड रो को हम यहाँ पे कॉलम बनाएं 1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखें फिर इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखें सिमिलर हैं, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो भी मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिकल। इट्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस मैट्रिक्स ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में हो रही है, कंपोनेंट इक्वेशन में हो रही है। तो इस मैट्रिक्स की वजह से वो जो कंपोनेंट्स हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो यही बात मैंने लिखी है यहाँ पर कि इट्स मल्टीप्लिकेशन इन द कंपोनेंट्स इक्वेशन विल रिजल्ट इन सिमेट्रिकल, हिंस दे आर कॉल्ड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट। तो अब उसके बाद हैं कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास जिनको हम 1 by 1 देख लेते हैं। नंबर 1, इन अ 3-phase 4-wire unbalanced system, magnitude of zero sequence components is 1/3 of the current in 3-phase unbalanced system। कि जो हमारे पास सिस्टम है 3-phase 4-wire का अनबैलेंस सिस्टम, उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वो 1/3 होगी करंट इन द 3-phase अनबैलेंस सिस्टम का। उसके बाद जो दूसरी पॉइंट है, उससे पहले ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि ज़ीरो सीक्वेंस करंट विच इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू करंट इन न्यूट्रल वायर। कि जो टोटल करंट होगा वो न्यूट्रल वायर का जो करंट होगा उसका 1/3 होगा कौन सा करंट, ज़ीरो सीक्वेंस करंट। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास न्यूट्रल पाथ एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ पाथ थ्रू अ न्यूट्रल ऑफ 3-phase सिस्टम, न्यूट्रल करंट इज़ ज़ीरो। अगर तो न्यूट्रल है ही नहीं हमारे 3-phase 4-wire सिस्टम के अंदर, न्यूट्रल वायर नहीं है, मींस के 3-phase 3-wire सिस्टम है, तो उसमें हमारा जो ज़ीरो सीक्वेंस करंट है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारा न्यूट्रल करंट क्या है, ज़ीरो है। तो उसके बाद जो हमारा लाइन करंट होगा कंटेन्स नो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट लाइक इन डेल्टा। अब दूसरी चीज़ है हमारे पास द वेक्टर सम ऑफ positive and negative sequence current of unbalanced 3-phase system is 0. Number 3, the presence of negative or zero sequence current in 3-phase system introduces unsymmetry and indicate of an abnormal condition of the circuit in which these components are found। मीन्स कि अगर हमारे किसी सिस्टम के अंदर 3-phase सिस्टम के अंदर नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस हो जाए, उसके अंदर मौजूद हों, तो ये दो कंपोनेंट्स सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, अनसिमेट्री कर देंगे, हमारे सिस्टम को एबनॉर्मल कंडीशन में लेके जाएंगे।
तो यही बात यहाँ पे लिखी है, इसको याद कर लें कि जब भी किसी सिस्टम में, 3 फेज सिस्टम में नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, तो वो हमारे सिस्टम में उस सर्किट के अंदर अनसिमेट्री इंट्रोड्यूस कर देंगे, या जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट में है, अ बैलेंस 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स ओनली, कि अगर हमारे पास सिस्टम क्या है, बैलेंस है, तो बैलेंस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन से कंपोनेंट्स होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे बैलेंस सिस्टम के अंदर। नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स बीइंग ज़ीरो, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो अब इसी चीज़ को हम अगर एक एग्जांपल के अंदर देखें तो इसका प्रूफ हमें मिलता है। तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है कि अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड टेक्स 90 एम्पेयर फ्रॉम द बैलेंस 3 फेज 4 वायर सप्लाई। If the fuses in yellow and blue phases are removed, find symmetrical components of the line currents। हमने क्या डिटरमिन करना है, उन्होंने 2 कंडीशन दी हैं फिर के बिफोर फ्यूजेस आर रिमूव्ड एंड आफ्टर फ्यूजेस आर रिमूव्ड। आप क्या बताएं, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द लाइन करंट्स डिटरमिन करें। तो ये देखें, ये इस पूरे जो है सिस्टम को हम इस फिगर के अंदर रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड जो है बैलेंस सिस्टम है, जो कि 90 एम्पेयर जो है वो सप्लाई से ले रहा है। ईच फेज़ के अंदर 90 एम्पेयर है और उन फेजेस के नाम हैं, रेड फेज़ है, येलो फेज़ है और ब्लू फेज़ है। ईच फेज़ 90 एम्पेयर टेक्स कर रहा है और जो फ्यूजेस हैं वो फेज़ वाई में और फेज़ बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा कि इफ़ द फ्यूजेस इन वाई एंड बी आर रिमूव्ड, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्रॉस है ये मैंने रिप्रेजेंट किए हैं फ्यूजेस को। तो 2 कंडीशंस हैं कि हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं बिफोर द फ्यूजेस आर रिमूव्ड एंड आफ्टर द फ्यूजेस आर रिमूव्ड। ये न्यूमेरिकल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सलूशन यहाँ से देखें। बिफोर फ्यूजेस आर रिमूव्ड फ्रॉम वाई एंड ब्लू लाइन्स, वाई एंड बी लाइन्स, द सिस्टम इज बैलेंस एंड द करंट इन ईच लाइन इज 90 एम्पेयर। मीन्स कि बिफोर फ्यूजेस आर रिमूव्ड, अगर हम सिस्टम के साथ उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें, तो बिफोर द फ्यूजेस आर रिमूव्ड हमारा हर फेज़ क्या लेगा, 90 एम्पेयर लेगा और सिस्टम हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रेड फेज़ का जो करंट है वो क्या होगा, 90 एम्पेयर होगा और जो आपका वाई फेज़ है उसका करंट भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी 90 एम्पेयर होगा और जो थर्ड फेज़ है आई बी, उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, 90 एम्पेयर होगा। हाँ, इनमें जो फेज़ डिफरेंस है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है। अगर आई आर फेज़ 0 पे है तो आपका दूसरा फेज़ क्या होगा, 240 पे होगा। इसी तरह से तीसरा फेज़ आपका 120 डिग्री, मीन्स कि इनका तीनों का आपस में 120 डिग्री फेज़ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब हम लिख सकते हैं आई आर 0 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि 0 सीक्वेंस कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, बैलेंस सिस्टम में बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने लिखा आई आर 0 इज़ इक्वल टू आई वाई 0 विच इज़ इक्वल टू आई बी 0। और हमने ये देखा है कि जो हमारे पास 0 सीक्वेंस करंट है वो क्या होता है, 1/3 द करंट इन द न्यूट्रल वायर। अब जो न्यूट्रल वायर के अंदर करंट है, जहाँ पे हमने पहली बात की थी, यहाँ पर जो न्यूट्रल वायर के अंदर करंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फेजेस करंट। सम ऑफ ऑल फेजेस करंट कहाँ पे जाता है, वो न्यूट्रल वायर में जाता है। तो वो न्यूट्रल वायर का करंट क्या है, आई आर प्लस आई बी प्लस आई वाई। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें आई आर की प्लस आई वाई की, आई बी की, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 एम्पेयर। आई आर 0 क्या हो गया, 0।
IR2 का फार्मूला है हमारे पास 1/3 इंटू IR प्लस अल्फा स्क्वायर IY प्लस अल्फा IB। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इस फार्मूले को ड्राइव कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो इस वैल्यूज़ को पुट करने से देखें कि यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या होता है, 0 एम्पेयर। तो इट मीन्स कि IR2 नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करंट का जो है वो भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। नंबर 3 पे अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करें IR1 की, जो कि क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, बैलेंस है, बिफोर द फ्यूजेज आर रिमूव्ड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सिस्टम बैलेंस है, तो उसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस सेट है जो कि आपका 90 एम्पेयर ही होगा। और इसी तरह से IY की बात करें तो वो भी 90 एम्पेयर होगा, और IB की बात करें तो वो भी 90 एम्पेयर होगा। तो ये तो बात हो गई बिफोर द फ्यूजेज आर रिमूव्ड। आफ्टर द फ्यूजेज आर रिमूव्ड, अगर हम यहाँ से इस फिगर से यहाँ से ये फ्यूज रिमूव कर देंगे यहाँ से, और फेज़ Y से, और फेज़ B से भी अगर हम जो है फ्यूज़ को रिमूव कर दें, तो यहाँ पर देखें कि अगर हम सिस्टम के अंदर जो हमारे इन दो फेजेस के अंदर 2 फ्यूजेस हैं, इनको जैसे हम रिमूव करते हैं, इट मीन्स कि हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सिस्टम को डिस्टर्ब करने से यहाँ पर देखें कि इस करंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फेज़ आपका डिस्कनेक्ट होगा। तो उस केस में आपका जो IY और IB हैं, दोनों करंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के अंदर कौन सा करंट एग्जिस्ट करेगा, IR। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम आफ्टर द फ्यूजेज आर रिमूव्ड की बात करें तो हमारे पास करंट क्या होगा, IR होगा, जो कि 90 एम्पेयर होगा, और जो आपका फेज़ Y का और फेज़ B का IY एंड IB करंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे।